आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 14 कंटिन्यू करें। जो चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस जिसमें हमने दो नेचुरल रिसोर्स के बारे में इस चैप्टर में समझा। सबसे पहले हमने एयर के बारे में समझा था और दूसरा नेचुरल रिसोर्स कल हमने वाटर के बारे में समझा था। आज हम लोग उसके आगे का नेचुरल रिसोर्स समझें। जो अब नेचुरल रिसोर्स आता है हमारा वो है सॉइल। मिनरल्स रिचेस इन सॉइल। सॉइल के बारे में अब हम लोग देखेंगे। जनरली सॉइल के बारे में क्या कहते हैं, तो कहते हैं ना, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ का सबसे ऊपर का पार्ट है, तो उसे हम लोग सॉइल कहते हैं। आप लोगों ने ये सॉइल, ये जमीन जो हम लोग देखते हैं, जो जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर तरह के प्लांट्स वो इस सॉइल में ही तैयार होते हैं ना, इस ज़मीन पे ही तैयार होते हैं ना। लेकिन आप लोग कभी इमेजिन करते हो कि ये सॉइल में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये प्लांट्स इतनी अच्छी तरह से ग्रो करते हैं? कि इस प्लांट्स की ग्रोथ होती है ज़मीन में से, तो ये क्यों ऐसा, क्या है इस सॉइल के अंदर ऐसा? या तो कभी ऐसा माइंड में आता है कि ये सॉइल बनी कैसे, ये ज़मीन बनी कैसे? तो हम लोग भी पहला पॉइंट यही देखें कि एक्चुअली ये सॉइल फॉर्मेशन हुआ कैसे। समझना, ये सॉइल फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो बताए सॉइल फॉर्मेशन कैसे हुआ उसके बारे में अगर हम लोग समझें, तो उनमें सॉइल फॉर्मेशन के लिए अलग अलग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। कैसे, अब ये पूरी प्रोसेस समझना कि पहले के टाइम में हमारे अर्थ पे ऑलमोस्ट सिर्फ बिग रॉक्स थे, बड़े बड़े पत्थर थे सिर्फ, और कुछ भी नहीं। हर जगह पर सिर्फ क्या था, तो सिर्फ बड़े पत्थर और कुछ भी नहीं था। फिर क्या होता था कि इन पत्थरों के लिए क्या हुआ, जैसे कि आप ये पहली ड्राइंग में देख रहे हो कि सिर्फ बड़े पत्थर होते थे। फिर इनमें क्या होने लगा, तो सनलाइट की वजह से सबसे पहले सन इफेक्ट करता है। सनलाइट की वजह से, सन की हीट की वजह से ये रॉक्स जो है ना, वो डे टाइमिंग में, दिन के टाइमिंग में काफ़ी गर्म होते थे। और कोई भी चीज़ गर्म हो ना, तो थोड़ी सी एक्सपांड हो जाती है, थोड़ी सी फूल जाती है, ऐसा होता है, पता है ना। ये तो गर्मी की वजह से कोई भी चीज़ थोड़ी सी फूल जाती है। तो क्या होता था कि ये जो बड़े पत्थर होते हैं ना, वो सनलाइट की वजह से थोड़े से एक्सपांड हो जाते हैं डे टाइमिंग में। फिर रात को होती ठंडी, रात को जब ठंडी होती तो ये पत्थर फिर से थोड़े से सिकुड़ जाते, फिर से थोड़े से सिकुड़ जाते, थोड़े से छोटे हो जाते। ऐसे होते 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 सालों तक उनमें फिर धीरे धीरे क्रैक आने लगे। ये जो बड़े पत्थर है उनमें क्या होने लगे, क्रैक्स होने लगे। फिर क्या हुआ, फिर उसमें फैक्टर आया वाटर का, है ना, बारिश का जैसे। फिर क्या होने लगा कि उन पत्थरों में जैसे जैसे क्रैक आया ना, ध्यान से सुनना पूरी प्रोसेस, कि पहले सनलाइट की वजह से वो पत्थर धीरे धीरे एक्सपांड होते, फिर कॉन्ट्रैक्ट होते। इनकी वजह से उन पत्थरों में धीरे धीरे क्रैक आने लगे, टूटने लगे वो पत्थर। फिर बारिश की वजह से, पानी की वजह से, वो पानी है ना उन क्रैक में जमा हो जाता। जो पत्थरों में क्रैक्स होते हैं ना, उन क्रैक्स में वो पानी जमा हो जाता। पानी जमा होने की वजह से धीरे धीरे जब ठंडी का मौसम आता ना, तो वो पानी उसी क्रैक के अंदर जमा होकर बर्फ बन जाता। क्या बन जाता, बर्फ की तरह बन जाता। और फिर बर्फ क्या होती, तो बर्फ उन क्रैक को और ज़्यादा बड़ा करती। तो सिंपल प्रोसेस ये हुई कि सनलाइट की वजह से, और दूसरा कि इस वाटर की वजह से उन पत्थरों में धीरे धीरे क्रैक आने लगे, वो पत्थर टूटने लगे, और एक बड़े पत्थर में से छोटे छोटे दूसरे पत्थर बनने लगे। आप जो ये फोटो में देख रहे हो कि एक बड़ा पत्थर था, उसको टूटकर ऊपर छोटे छोटे दूसरे पत्थर बनने लगे। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनके बाद विंड की वजह से भी, जब हवा भी आती थी उसकी वजह से भी ये पत्थर और टूटने लगते थे, एकदम छोटे छोटे होने लगते ये पत्थर। अब जैसे ऊपर के पत्थर टूट गए ना, तो फिर नीचे के पत्थर भी ये टूटने लगते, और इस ऊपर के पत्थर के और ज़्यादा टुकड़े होते। टुकड़े मतलब कि इतनी हद तक टुकड़े हो जाते कि वो एक पाउडर की तरह बन जाते। एक बड़ा पत्थर, उसमें से फिर छोटे पत्थर बने, फिर उसके और भी ज़्यादा टुकड़े हुए, इसी की वजह से, सनलाइट की वजह से,
वाटर की वजह से, और तीसरा अब विंड की वजह से। विंड की वजह से मतलब कि हवा की वजह से भी जब ये पत्थर जोर से यहाँ वहाँ टकराते या कभी ऊपर से गिरते तो क्या हो जाता, उसका एकदम पाउडर बनता जाता। आप लोगों को ये प्रोसेस अगर करनी हो ना, तो कहीं बाहर पर कोई बड़ा पत्थर हो तो उस पत्थर को जो है वो ये पहले एक बड़े पत्थर में से दो टुकड़े करो, उस दो में से चार, चार में से आठ, ऐसे टुकड़े करो। और ऐसे करते करते तब तक उसके टुकड़े करते जाओ कि जब तक वो पूरा पत्थर एक पाउडर की तरह न बन जाए। कर सकते हो ना इमेजिन ऐसा। तो एक पत्थर जब वो पूरा पाउडर की तरह बन गया ना, फिर आखिरी में उनमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिचेन जैसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर मिक्स होते हैं, है ना। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई नहीं देंगे, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर मिक्स होते हैं। और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको सॉफ्ट बनाते हैं। उस सॉइल के अंदर कुछ ऐसा, समझो कि कुछ ऐसी ताकत देते हैं, या उन्हें इस तरह से बनाते हैं कि जिसमें फिर प्लांट्स ग्रो हो सके। उस सॉइल में ऐसी प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, उस सॉइल में ऐसी फर्टिलिटी, ऐसी समझो कि भाई एक तरह की क्वालिटी ऐड करते हैं कि जिससे उसमें फिर प्लांट ग्रो हो सके। तो इस तरह से पूरी ये सॉइल तैयार होती है। और कहते हैं ऐसी सॉइल तैयार होने में उनमें करोड़ों साल लगते हैं, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं ये सॉइल तैयार होने में। इसीलिए जनरली ये सॉइल वो कैसी है, तो ये सॉइल वो नॉन रिन्यूएबल कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मतलब कि भाई उसे अगर एक बार जो बन चुकी है पहले नेचुरली, वैसे ही उसे फिर से बनाया जा सकता नहीं है। ये नॉन रिन्यूएबल है। समझे? तो देखो फिर से एक बार शॉर्ट में समझ लो। तो ये सॉइल कैसे बनती है? तो पहले बड़े पत्थरों में से सनलाइट, वाटर, विंड की वजह से बड़े पत्थरों का टूट कर छोटे छोटे पत्थर बनते हैं। फिर उन छोटे पत्थरों में से और जो है वो टूट कर एकदम पाउडर जैसा फॉर्म बन जाता है। ठीक है, उस पाउडर फॉर्म में फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लिचेन जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड होते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो पूरी सॉइल एक तैयार होती है, ऐसी सॉइल कि जिसमें प्लांट ग्रो हो सके फिर। समझे ना? तो देखो इसका मतलब तो ये कहलाया कि सॉइल एक टाइप का मिक्सचर है। सॉइल मिक्सचर होता है। इस सॉइल के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ऐड हैं, कुछ रॉक्स, कुछ पत्थर भी होते हैं, अदर फिर कुछ टाइप के मिनरल्स भी। अब यहाँ पर हम लोग एक नई चीज़ देखें कि इसमें कुछ टाइप के मिनरल्स भी फिर ऐड होते हैं, है कि नहीं? भले हमें पता नहीं होते, लेकिन इस सॉइल के अंदर भी कुछ स्पेशल मिनरल्स होते हैं कि इन्हीं मिनरल्स की वजह से ये सॉइल भी इतनी रिच बनती है। तो इसलिए सॉइल एक टाइप का क्या है? मिक्सचर है। कि इसी मिक्सचर की वजह से ये सॉइल इतनी अच्छी तरह से फार्मिंग के लिए यूज़फुल है। इसमें हर तरह के प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, है ना। सॉइल में है ना, ये सॉइल वो नेचर की एक ऐसी चीज़ है, कुदरत की बनाई हुई एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें एक स्पेशल हीलिंग पावर है, एक स्पेशल लिविंग पावर है। जैसे सॉइल भले ही अबायोटिक कहलाती है, मतलब नॉन लिविंग कहलाती है, लेकिन पता है इसमें एक स्पेशल लिविंग पावर है कि ये हर चीज़ को, जैसे या समझो कि भाई कितनी सारी चीज़ों के लिए यूज़फुल या काफ़ी चीज़ों को ये ज़िंदा कर देती है, हम लोग ऐसे कहते हैं। मतलब आप इमेजिन करो ना कि एक छोटा सा सीड होता है, उसे जब सॉइल में डाल दिया जाता है तो उस सीड को पूरा का पूरा पेड़ बना देती है ये सॉइल। तो इस सॉइल में ऐसे ताकत है ना। पहले के टाइम में क्या करते थे पता है? पहले के टाइम, जस्ट ऐसे बता रहा हूँ कि एंशियंट टाइम में इस सॉइल का दवाई की तरह भी यूज़ करते थे। कहीं पे कुछ चोट वगैरह लग जाए ना, खेलते खेलते गिर गए हो, कहीं पे चोट लग जाती हो, तो उस पर और कोई पहले दवाइयाँ तो थी नहीं। तो क्या करते थे? यही मिट्टी, गीली मिट्टी लाकर और उस जहाँ पर घाव हो, जहाँ पर लगा हुआ हो, वहाँ पे वो मिट्टी लगा देते थे कि जिससे भी वो घाव ठीक हो जाता था। तो इस सॉइल में ऐसे स्पेशल पावर्स हैं।
और कितने सारे मिनरल्स हमें इस सॉइल में से ही तो मिलते हैं। आज प्रेजेंट टाइम में देखो तो जो भी मिनरल्स हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये जितने भी मिनरल स्पेशल हम लोग कहते हैं, ये सब कहाँ है? ज़मीन के अंदर ही तो मिलते हैं। और ये सब भी तो नेचुरली ज़मीन के अंदर तैयार हुए हैं ना, है कि नहीं? तो अब देखो कि ये जैसे सॉइल हुई, कि ये सॉइल वो इतनी तरह से हमें यूज़फुल है। और ये सॉइल एक तरह का मिक्सचर कहलाता है ना, इसमें इतनी सारी चीज़ें मिक्स होती है। लेकिन आपको पता है ये सॉइल हर जगह पर सेम नहीं होती। पूरे इंडिया में जितनी भी ये सॉइल है, जितनी भी ये ज़मीन है, जो भी मिट्टी है, वो क्या हर जगह पर ये मिट्टी, ये सॉइल एक जैसी है एक जैसी? नहीं ना। आप लोग राजस्थान साइड जाते हो तो वहाँ पर जो है वो सूखी मिट्टी होती है, ड्राई सॉइल, डेजर्ट की तरह ड्राई सॉइल होती है ना। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, हमारे गुजरात में देखें तो गुजरात में भी कुछ जगहों पर एकदम फर्टाइल सॉइल है, तो कुछ जगह पर एकदम ड्राई सॉइल है। हर जगह पर अलग अलग होती है ना। तो हर जगह पर जैसे सॉइल अलग अलग टाइप की होती है ना, क्यों बताएं? क्योंकि वहाँ पे वहाँ का टेम्परेचर अलग, क्लाइमेट अलग, वहाँ पे सॉइल के अंदर ह्यूमस ह्यूमस मतलब जो भेज होता है, जो वाटर प्रोपोर्शन होता है वो अलग होता है। सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग होते हैं। इनकी वजह से सॉइल भी हर जगह पर अलग अलग टाइप की दिखाई देती है। जहाँ पर सॉइल में पानी कम हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर कम हो, तो इसका मतलब वो सॉइल थोड़ी सी ड्राई होती है। जिस एरिया में, जिस जगह पर पानी का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो, सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अगर ज़्यादा हो, तो वो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होती है। एग्रीकल्चर के लिए ऐसी सॉइल ज़्यादा अच्छी होती है। तो है कि नहीं? इस तरह से ये सॉइल का प्रोपोर्शन हर जगह पर अलग अलग होता है ना। सॉइल में ना सबसे ज़्यादा यूजफुल सॉइल का टॉप सॉइल होते हैं, मतलब जो अर्थ का कहते हैं टॉप सॉइल, सबसे ऊपर का पार्ट। जमीन के अंदर ही अंदर जाओ ना तो वो तो फिर हमें जो है वो उसके बाद पत्थर मिलेंगे, पहले ऊपर सॉइल, फिर नीचे रॉक्स होंगे, फिर उसके अंदर और फिर बड़े रॉक्स होंगे, ये तो होंगे ही। लेकिन जो सॉइल में ऊपर जो टॉप सॉइल होता है वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। और उसका टाइप, उसकी क्वालिटी पहले देखी जाती है कि वो सॉइल कैसा है। ठीक है ना। तो इस तरह से हर जगह पर अलग अलग सॉइल हैं जो हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल है। लेकिन आपको पता है प्रेजेंट टाइम में इस सॉइल को भी, नेचुरल रिसोर्स में ये सॉइल को भी हम लोग ख़राब करते जा रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट एक समझे हम लोग सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। इस सॉइल को, इस ज़मीन को हम लोग ख़राब कर रहे हैं। सबसे पहले कैसे, एक पॉइंट समझो उसमें कि ऐसे होता है कि जो फार्मर्स है ना, वो प्रेजेंट टाइम में फार्मर्स पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या फिर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं कि भाई प्लांट्स की जल्दी ग्रोथ हो जाए ना, है ना। जो 3 महीने का काम है वो 1.5 महीने में पूरा हो जाए, तो इसके लिए ऐसे फर्टिलाइजर्स डालते हैं कि जिससे प्लांट्स की ग्रोथ जल्दी हो। लेकिन उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान क्या होता है कि ऐसे केमिकल्स जब ज़मीन में डाले जाते हैं ना, तो धीरे 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 वो ज़मीन ड्राई होती जाती है, वो ज़मीन सूखती जाती है। ये बात ठीक है कि चलो ठीक है, जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से डाले जाते हैं तो उनसे सब इंसेक्ट, सब पेस्ट, सब कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, प्लांट्स को ख़राब करने वाले कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, ये बात सही। लेकिन उससे दूसरा नुकसान क्या होता है पता है? उससे दूसरा नुकसान ये होता है कि जो सॉइल को सॉफ्ट बनाने वाले, फर्टाइल बनाने वाले जो छोटे छोटे अर्थवॉर्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो भी उस केमिकल से मर जाते हैं। आपको पता है कि नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो जैसे हमारे सॉइल के फ्रेंड कहलाते हैं ना, फार्मर्स के फ्रेंड कहलाते हैं। वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसी दवाइयाँ डालने से वो भी ख़त्म हो जाते हैं और धीरे धीरे वो सॉइल ड्राई होती जाती है। फिर उसमें पानी नहीं डालो या उसकी केयर न करो ना, तो उसमें क्रैक आने लगते हैं। आते हैं कि नहीं? उसमें बड़े बड़े क्रैक्स हो जाते हैं, एकदम ख़राब हो जाती है। फिर एग्रीकल्चर के लिए ऐसी सॉइल काम आती नहीं है। और इसके अलावा सॉइल को हम लोग ख़राब करते हैं तो उसके ऊपर कचरा डालकर, फैक्ट्रियों में से निकलने वाला कचरा, हमारे घर में से निकलने वाला कचरा, हमें घर में भी पता है कि हम लोग जो है वो बिना सोचे समझे घर के बाहर से सीधा कचरा बाहर फेंक देते हैं, रोड पर फेंक देते हैं, है ना। जो कचरे के डब्बे हैं उसमें बिल्कुल नहीं डालते, तो इनकी वजह से भी तो सॉइल को कितना नुकसान पहुंचता है।
इमेजिन तो करो आपके घर की कचरे की रोज की एक थैली निकलती होगी। जस्ट इमेजिन करो आपके घर में कचरे की एक थैली रोज निकलती होगी। तो इमेजिन करो आप जो सिटी में रहते हो, पूरी सिटी में कितने घर होंगे और हर घर की एक एक थैली रोज की कचरे की, तो पूरे दिन में कितना कचरा जमा होता होगा। और ये तो एक सिटी, ऐसा तो हर सिटी में, पूरी इंडिया में आप लोग इमेजिन करो कि रोज का कितना कचरा जमा होता होगा। तो ये कचरा कहाँ जाए? अगर इस कचरे का बरोबर अगर सॉल्यूशन न निकाला जाए ना, तो ये अर्थ को सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, इवन पूरे एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ये, है कि नहीं? तो इनकी वजह से भी तो ये सॉइल पॉल्यूशन होता है ना। तो देखो ये सॉइल पॉल्यूशन तो हुआ, लेकिन ये तो प्रॉब्लम हुई, इसका सॉल्यूशन, इसे रोका कैसे जाए? सॉइल पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए? रेमेडीज फॉर सॉइल पॉल्यूशन। तो रेमेडीज ऐसी, एक तो भाई हमें सुधरना है या हमें ध्यान देना होता है कि जब आपका घर का कोई भी कचरा हो ना, उसे सही जगह पर फेंको। जो कचरे के डब्बे हो या जो कचरे की गाड़ी आती है लेने के लिए कचरा, भाई उनमें प्रॉपरली वो कचरा फेंकना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं। तो क्योंकि वो लोग हैं ना उसका सही जगह पर निकाल करते हैं, वो हमें सुधारना है। और दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है, सॉइल पॉल्यूशन रोकने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है, तो वो तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करना। क्या करना? ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करना। क्यों ऐसा? क्योंकि क्योंकि जब उस कोई भी सॉइल में जब ट्री प्लांटेशन किया जाता है ना, पेड़ों को लगा दिया जाता है ना, तो उन पेड़ों की वजह से उस सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, वो सॉइल ड्राई नहीं हो जाती, उसमें क्रैक्स नहीं आ जाते। ठीक है ना? सॉइल इरोजन जो हम लोग कहते हैं ना, सॉइल का खराब हो जाना, कभी बाढ़ की वजह से, कभी तेज हवा की वजह से, पानी की वजह से जो सॉइल खराब हो जाती है, वो भी इस पेड़ लगाने से रुक जाती है। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हर ज़मीन पर ऐसे पेड़ लगाने चाहिए, या तो कोई भी ज़मीन कभी भी ड्राई नहीं छोड़नी चाहिए। ड्राई मतलब कि खाली नहीं छोड़ देनी चाहिए। अगर फार्मिंग हो भी जाए, समझो बारिश के मौसम में अगर 4 महीने समझो खेती हो रही है कहीं पर, तो बाकी के 8 महीने उस जमीन को खाली नहीं छोड़ देना चाहिए। बाकी के महीनों में उसमें और कुछ नहीं ना, तो सिर्फ एक छोटी सी घास लगा देते हैं, लेकिन लगाना ज़रूरी होता है कि जिससे सॉइल इरोजन रुकता है। और वो भी अगर कहीं पर स्लोप जैसी ज़मीन है ना, जैसे आप फोटो में देख रहे हो, या कहीं पर कोई ऐसा स्लोप जैसा प्लेस हो ना, स्लोप हो, पहाड़ जैसा एरिया होता है, तो वहाँ पे जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास या तो फिर ट्रीज प्लांटेशन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ या तो ज़्यादा से ज़्यादा घास उसमें लगाने चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि उस घास लगाने से उस पहाड़ पर कभी बारिश हो जाती है ना तेज़ी से, तो उस बारिश की वजह से वो पूरे पहाड़ की ज़मीन पूरी की पूरी खराब हो जाती है उस बारिश की वजह से। लेकिन अगर उस पर पेड़ लगे हुए हो ना, तो वो उन बारिश के पानी को, सॉइल को खराब करने से रोकता है ना, सॉइल रुक जाती है उससे, है कि नहीं? तो इस तरह से अगर सॉइल पॉल्यूशन रोकना है ना, तो उसका एक ही इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी इलाज है। वो इलाज ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करना, और जितना डीप हो सके उतना, जितना गहराई तक, जितना ज़मीन के अंदर तक प्लांटेशन करेंगे ना, उतना वो सॉइल को ज़्यादा बेनिफिट देगा। आई बात समझ में? तो देखो, अब हमने चैप्टर में जो है वो 3 नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझा। 3 सबसे ज़रूरी नेचुरल रिसोर्स, एयर, वाटर एंड सॉइल। अब इनके बारे में समझा ना, अब चैप्टर का हमारा दूसरा पार्ट आता है, सेकेंड पार्ट चैप्टर का। वो पार्ट में हम लोग कुछ बायो जियो केमिकल साइकिल देखेंगे। क्या देखेंगे? बायो जियो केमिकल साइकिल्स। इसका मतलब ये कि हमारे नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साइकिल्स की तरह काम करते हैं। साइकिल्स की तरह मतलब कि भाई नेचर में वो चीज़ें कंटिन्यूसली घूमती रहती हैं। तो ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट साइकिल्स हमें अब देखनी है। हमारे चैप्टर का दूसरे पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट साइकिल्स हमें समझनी है। जैसे कि देखो, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे, वो समझेंगे वाटर साइकिल के बारे में।
सबसे पहले वाटर साइकिल, इसके बारे में हमने आगे भी रेन वाले पॉइंट में देखा तो था, लेकिन फिर से एक बार समझें। वाटर साइकिल का मतलब ये होता है कि एटमॉस्फेयर का जो भी वाटर है ना, वो एटमॉस्फेयर का जो भी वाटर वो सबसे पहले हमारे अर्थ पर आना और अर्थ से वही वाटर वापस जाना। तो इस तरह से एक साइकिल की तरह ये वाटर का प्रोपोर्शन चलता ही रहता है, इसलिए इसे वाटर साइकिल कहते हैं। ये वाटर साइकिल कैसे काम करता है? तो सबसे पहले हमारे सरफेस पर, अर्थ सरफेस पे जो भी वाटर बॉडीज आई हुई हैं, जो भी वाटर बॉडीज आई हुई हैं जिसमें से रिवर, लेक, पॉन्ड, सीज, ओशंस, इवन हमारा अर्थ सरफेस, अर्थ पे भी तो थोड़ा थोड़ा पानी होता ही है ना, मॉइस्चर होता ही है ना। इन सब में से सबसे पहले सनलाइट की प्रेजेंस में, धूप की वजह से इस वाटर का इवेपोरेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है वाटर का? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब वाटर में से वाटर वेपर बन जाती है, जैसे आप देख रहे हैं ना ये एरोज के, वाटर वेपर बन जाती है। ये वाटर वेपर जब ऊपर जाता है तो ऊपर ये वाटर वेपर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, और उनमें जो एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कल रेन में भी हमने यही समझा था ना कि एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, उस डस्ट पार्टिकल्स के आसपास ये वाटर वेपर जमा होते जाते हैं और धीरे धीरे ये क्लाउड बनते हैं, बादल बनते हैं। फिर उस वाटर का कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मतलब कि वो वाटर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, बराबर, कि वाटर वेपर में से फिर से वो लिक्विड बन जाता है, फिर से वो गैस में से लिक्विड, फिर से वाटर बन जाता है। और ये कंडेंसेशन की वजह से, इस कंडेंसेशन के बाद जब पर्सिपिटेशन होता है, मतलब जब रेन होती है, जो प्रोसेस पर्सिपिटेशन की प्रोसेस कहलाती है, कि धीरे धीरे वो पानी फिर से जो है वो रेन के फॉर्म में नीचे आ जाता है। वो जो यहाँ से जो वेपर बन के पानी ऊपर गया, वही पानी फिर से बारिश बन के नीचे आ जाता है। और उसी में ही जिस वाटर बॉडीज में से वो पानी ऊपर गया ना, वहीं पे ही फिर से वो पानी फिर से कलेक्ट हो जाता है ना, फिर से उसका कलेक्शन हो जाता है। मतलब जमीन में से जितना पानी ऊपर जाता है ना, फिर बारिश बनकर उतना ही पानी फिर से नीचे आता है। फिर दूसरे सीजन में वही पानी इवेपोरेट होता है, फिर से वही पानी नीचे आता है। तो इस तरह से ये वाटर साइकिल वो कंटिन्यूसली नेचर में चलती रहती है ना, है कि नहीं? इनमें से हमने जैसे पहले भी बताया था कि जितना पानी जमीन से ऊपर जाता है ना, जितना इवेपोरेट होता है ना, उसमें से 90% वाटर वो रिटर्न आ जाता है। बारिश की वजह से 90% वाटर उतना वापस आ जाता है, और बाकी का 10% वाटर, तो बाकी का 10% वाटर वो नेचर में क्या कहते हैं कि वाटर वेपर की तरह बना रहता है। नेचर में वाटर वेपर बनकर बना रहता है वो, है कि नहीं? तो इस तरह से ये वाटर साइकिल कंटिन्यूसली हमारे नेचर में चलती रहती है ना। ये वाटर साइकिल चलती रहती है तभी तो क्या कहते हैं कि भाई हमारे पूरे नेचर में ये वाटर का प्रोपोर्शन मेंटेन रहता है। कहीं पर जो है वो ये पानी एकदम से हमारे नेचर में से गायब नहीं हो जाता। हवा में भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर वो तो बना ही रहता है ना। समझ आई ना बात है? तो इस तरह से ये वाटर साइकिल वो भी हमारे नेचर के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जैसे हमने बायोजियो केमिकल साइकिल्स में ये पहली साइकिल देखी ना, वाटर साइकिल्स, ऐसे ही दूसरी कुछ इम्पोर्टेंट साइकिल्स हैं, और वो कुछ साइकिल्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।